मे द ड्रीम ऑफ पीस टेक फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबल वननेस डिज़ाइन ग्रुप की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 14-15 जनवरी को 2023 को दिल्ली में हुई थी। उसके अंदर वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ये दी गई है मेरे द्वारा। इसका थीम है वन नेशन अर्थ। अगर हम देखें पिछले 200-300 सालों में बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है सिविलाइजेशन की इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक नीड फूड से स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट से पता चलता है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ते हुए भी भूखमरी के कारण इंसानों की डेथ के रेट में बहुत कमी आई है। इसी तरह से और चीज़ देख लें, शेल्टर यानी घर। ये ग्राफ से बड़ा क्लियर पता चलता है कि घरों के साइज़ जहाँ एक तरफ बड़े हैं पर घरों में रहने वाले मेंबर्स के नंबर कम हुए हैं। तो घर का एवरेज एक आदमी जिस तरह के घर में रहता है, जिस एरिया में रहता है, वो बड़ा है। और यही चीज़ हम बड़े आराम से क्लोथ्स के लिए कह सकते हैं। और मेडिकल फील्ड की तो प्रोग्रेस बहुत ही गजब की है। पिछले 150 साल पहले एवरेज ह्यूमन लाइफ तकरीबन 27 साल थी, जो आज बढ़कर 70 साल हो गई है। और ये खासकर तरक्की पिछले 60-70 साल में हुई है। इस ग्राफ में बिल्कुल साफ पता चलता है। और सिर्फ एज ही नहीं बढ़ी है, उसके साथ साथ एवरेज हेल्थ इंसान की हायर एज में, उसमें भी हम देखें तो तरक्की हुई है। 60-70 साल के लोग पहले बिल्कुल फंक्शनल बहुत कम हो जाते थे, झुक के चलते थे, दिखना सुनना बहुत कम होता था। आज कंपेरेटिवली 85 ईयर्स तक भी बहुत लोग इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ बिता पा रहे हैं। और तो और जो सफरिंग्स होती थी किसी घाव के कारण, फीवर में, टूथ पेन की वजह से, जलने की वजह से, फोड़ों की वजह से, उसमें भी आज इलाज इस तरह का है कि बहुत कम सफरिंग में हम इन चीज़ों का इलाज होता है। और फील्ड में देखते हैं वार्स एंड टेररिज्म। वार्स को लेके जो नंबर ऑफ डेथ्स पर लाख, उसका ये ग्राफ है। इसमें देखिए लगातार कितनी गिरावट हुई है। कुछ बीच में पीरियड आए हैं 60s के और 80s के, जब थोड़ी वायलेंस उठी है। और शुरू की हाई राइज वर्ल्ड वार के टाइम की है। पर ऑन द होल आप देखिए इस अब कितने कम है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हम सबको मालूम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब कंपेरेटिवली नेशनल बाउंड्रीज स्टेबल हैं और गवर्नमेंट्स भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इवन कोरोना जैसे बहुत भयंकर महामारी में पूरी दुनिया में रहे, फिर भी इकोनॉमी की हालत उतनी ख़राब नहीं हुई, इकोनॉमी धाराशायी नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त बात है। फाइनेंशियल सिस्टम्स कितने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो गए हैं। लोग बहुत सेफली पैसा अपना बैंकों में रखते हैं। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने अच्छे हैं। लोग अपने इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर कर सकते हैं थ्रू शेयर्स। उसके प्रोसेसेस काफ़ी रिफाइंड हो चुके हैं। लग्जरीज ऑफ लाइफ हर फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हम कितनी आसानी से अब कहीं भी आ जा सकते हैं बहुत कंफर्टेबली एंड सेफली। टूरिज्म पहले से कितना बढ़ गया है, एंटरटेनमेंट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। टेम्परेचर कंट्रोल इन हाउसेस टू मेक हाउसेस कंफर्टेबल, आवर लाइफ कंफर्टेबल, नाउ इट इज़ अवेलेबल टू मैनी मैनी मोर पीपल। फैशन की रीच देखिए, लेजर एक्टिविटीज़, तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में हमें बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस मिली है। और ये प्रोग्रेस क्यों हुई है, इसका मेन कारण क्या कहें कि एक सिंगल कारण ही है कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है, उस एडवांसमेंट की वजह से ही, इतने प्रोडक्शन होने की वजह से ही सारी लग्जरीज और नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ बहुत लोगों तक अवेलेबल हो चुकी हैं। और इससे हुआ क्या है, एक चेंज ऑफ माइंडसेट भी हुआ है। 300-400 साल पहले टेक्नोलॉजी लगभग कांस्टेंट थी और इसीलिए दुनिया में जो भी वेल्थ या गुड्स थी वो एक कांस्टेंट समझी जाती थी। और अगर किसी को अमीर बनना है तो उसको किसी को लूट के ही बनना होता था। इसके लिए बोलते थे विन लूज का एटीट्यूड था। अगर हमें जीतना है तो किसी दूसरे को हराना ही होगा। और इसकी वजह से जो बहुत लोगों ने अपने अपने महल बनाए, बहुत बड़े घर बनाए या बहुत अमीरी में रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होती थी। पर अब टेक्नोलॉजी ने ये दिखा दिया है कि जो वेल्थ है वर्ल्ड की, या जो नंबर ऑफ गुड्स ऑफ ह्यूमन कंफर्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वे में बढ़ाए जा सकते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे से छीन के ही हम अच्छी तरह रह सकते हैं। हम विन विन सिचुएशन में भी ज़िंदगी बिता सकते हैं, विन विन एटीट्यूड से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। म्यूचुअल ग्रोथ अब एक नॉर्म है। और जो अमीरी है उसका अफेक्ट अब नीचे और लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिए, अगर कोई बिलियनियर है तो कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जो उस जिनका घर उसकी वजह से चलता है, जो लोग उनके लिए काम करते हैं। और अमीरों, और जो काम करते हैं वो लगभग अच्छी सैलरी पाते हैं, उनको कोई एक्सप्लॉयटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है। पहले माना जाता था कि पॉवर्टी अगर रिड्यूस करनी है, गरीबी को दूर करना है, तो हमें एक ही तरीका है कि हमें अमीरों की वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटना पड़ेगा, तभी सिर्फ गरीबी दूर हो सकती है। पर आज ऐसा नहीं लगता। आज लगता है कि टोटल वेल्थ ही दुनिया की जब बढ़ाई जा सकती है तो हम वेल्थ बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दें, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे उतना ज़्यादा जोर देने की अब जरूरत नहीं है।
और इस ऑटोमेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हर फील्ड के अंदर फूड, क्लोथ्स, हाउसेस, व्हीकल्स, हॉस्पिटल बेड्स, मेडिसिन, टेलीफोन, इंटरनेट, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी में इतनी प्रोडक्शन है इन सब चीज़ों की कि ऑलमोस्ट अवेयरनेस है। और तो और अभी और बहुत पॉसिबल है, अभी ऑटोमेशन का बहुत स्कोप आगे है, जिससे ये जो अवेयरनेस की चीज़ें हैं ऑलमोस्ट हर इंसान को, दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है, बल्कि इससे ज़्यादा भी पॉपुलेशन अगर हो जाती है, इससे 1.5 गुना भी हो जाती है, तब भी उन सबको भी जीने के लिए, जो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो साधन चाहिए, वो उन सबको भी पहुंचाए जा सकते हैं। इतना टेक्नोलॉजी के अंदर अभी भी स्कोप है, और वो भी बिना क्लाइमेट को हार्म किए। अब टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ रही हैं जिससे कि हम बिना टेक्नोलॉजी को बिना क्लाइमेट को हार्म किए हम प्रोडक्शन बहुत बढ़ा सकते हैं। पर इस टेक्नोलॉजी ने जहाँ इतना कुछ दिया है, तो हर मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी कुछ तो साइड इफेक्ट है, और कुछ डैमेज टेक्नोलॉजी ने या इस मास प्रोडक्शन ने किया है, और कुछ खतरे आगे के लिए हैं, तो उनको हम देखते हैं। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो भी टेक्नोलॉजी की देन है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर कोई छोटा सा भी कन्फ्लिक्ट है, पर उससे जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। न्यूक्लियर बम हम सबको मालूम ही है, दो देशों की छोटी सी लड़ाई में ही अगर न्यूक्लियर बम उसका इस्तेमाल हो जाए तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। और टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ ध्यान था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, क्लाइमेट के ऊपर इतना ध्यान अभी तक नहीं गया। उसकी वजह से क्लाइमेट में कुछ डैमेज हुआ है, और आगे और होने की का खतरा है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग में इतनी ज़्यादा रिसर्च हो गई है कि ऐसा लगता है कि वो मानवताओं के लिए खतरा भी बन सकता है। कोई अगर जीन चेंज करके ऐसा इंसान डिज़ाइन कर दिया जाए जो बहुत ही डेंजरस इमोशंस रखता हो, तो वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मानवता के लिए खतरा बन सकती है। तो ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसा खतरा भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से लगता है। जो बहुत सारे एनिमल्स लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, वो भी एक तरह से एक खतरा है इस सिविलाइजेशन में। अभी हम देखते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की इस टाइम वन ऑफ द प्रॉब्लम है वार्स। वार क्यों होती है, जरा इसको हम एनालाइज करते हैं। जो नेशंस हैं इस टाइम, पूरी दुनिया 125 के करीब नेशंस में बटी हुई है। वो नेशन अपने आप को बहुत सोवरेन स्टेट मानते हैं। इसका मतलब वो मानते हैं कि हम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है, और मैनकाइंड की नेचर है एक्सपेंड करने की। और तो इसलिए वो नेशंस के अंदर में कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड है कि हम एक्सपेंड करें, और यह एक्सपेंशन वाला एटीट्यूड पेट्रोटिज्म से के अंदर भी आ गया है। ये माना जाता है कि सही पेट्रोटिज्म वो है, देशभक्ति वो है कि हम अपने देश की सीमाएं बढ़ाएं। ये एक्चुअली सही नहीं है। सही पेट्रोटिज्म, सही देशभक्ति तो वो है कि हमारे देश की जनता सुख और समृद्धि से रहे, खुशहाली से रहे। एक चीज़ और है कि नेशन जो बने थे वो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इंसानों के लिए एक कोई ना कोई गवर्नेंस चाहिए, उसको लिए बने थे कि जिससे इंसान एक लॉ एंड ऑर्डर में एक सही तरीके से रह सके। तो इंसानों के लिए नेशन बने थे। पर ऐसा हो गया है, इस नेशनलिज्म इतनी ज़्यादा हो गई है कि ह्यूमंस नेशन के लिए सेक्रीफाइस करा जाए तो वो भी ठीक है। दैट मीन्स नेशन को ह्यूमन से ऊपर रख के देखा जाता है। वो चीज़ सही नहीं है। अल्टीमेट बेसिकली ह्यूमैनिटी शुड बी अबव द नेशन। एंड रिलीजन भी हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखते हुए ऐसी बातों को सपोर्ट करता है कि एक्सपेंशन माइंडसेट रिलीजियस स्क्रिप्चर से भी आता है। तो इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर बॉर्डर्स हैं, बाउंड्री हैं, तो हमें एक्सपेंड करने की इच्छा रहती है। अगर ऐसी दुनिया बन जाए जो बॉर्डरलेस हो, जिसमें अलग अलग नेशन प्रैक्टिकली नहीं हो, पूरी दुनिया ही एक नेशन हो, तो इस समस्या का हल हो सकता है। और इससे वार्स तो स्टॉप होंगी, पर वॉर के साथ जो वॉर के ऊपर खर्चा होता है और जो सफरिंग होती है ह्यूमैनिटी की, जो डेथ्स होती हैं, वो सब तो बचेंगी बचेंगी। और उसकी वजह से पॉवर्टी भी काफ़ी दूर हद तक दूर हो जाएगी। पर दुनिया की और जो बहुत प्रॉब्लम है, जो अभी हमने देखी, क्लाइमेट की या और तरह के जो थ्रेट्स हैं दुनिया में, वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं अगर पूरी दुनिया एक देश की तरह से काम करे। और यहाँ तक कि अगर ऐसा हो जाए तो ये पूरी दुनिया एक आइडियल वर्ल्ड साबित हो सकती है, आइडियल वर्ल्ड की तरह से बन सकती है। तो ये आइडियल वर्ल्ड का हम नाम दे रहे हैं वन नेशन अर्थ। दैट मीन्स पूरी अर्थ एक देश। थोड़ा सा हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं मैनकाइंड की।
जो यूनिफिकेशन, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन की, सारे नेशंस को यूनाइट होने की, तो ये देखें तो ट्रेंड हिस्ट्री में यूनिफिकेशन का ही है। जब इंसानियत शुरू हुई, लोगों ने सोशलाइज होना शुरू किया होगा हज़ारों साल पहले, तो छोटे छोटे कबीलों के अंदर में एक गवर्नेंस होती थी। वो एक्सपेंड हुए, कबीले मिले आपस में, एक विलेज फॉर्म होने शुरू हुए, तो एक विलेज लेवल की गवर्नेंस थी। उसके बाद विलेजेस इकट्ठे होकर सिटीज़ का रूप लिया, सिटीज़ के लेवल पे गवर्नेंस होने लगी। फिर किंग्स आए जिन्होंने कई सिटीज़ को कवर करके अपनी किंगडम बनाई, तो किंगडम के लेवल पे गवर्नेंस होती थी। और काफ़ी बड़े एरिया के स्टेट्स के फॉर्म में गवर्नेंस हुई, स्टेट्स जुड़ के एक कंट्री बनी, और कई कंट्रीज ट्रीटी साइन करके अब एक तरह का फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर या कॉपरेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल यूएनओ है। तो इसका मतलब ये साफ है कि हिस्टोरिकली यूनिफिकेशन का ट्रेंड ऑलरेडी है। और हम दूसरे गवर्नेंस का पॉइंट देखते हैं कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में भी जो ट्रेंड है उसको हम देखें तो बहुत पहले स्लेवरी कंसेप्ट था गवर्नेंस का। जितने भी किंग या रईस लोग थे वो बंधुआ मजदूर रखते थे और उनके थ्रू अपनी पावर रखते थे और वो समाज को कंट्रोल करते थे। फिर एक फेज रिलीजियस डिक्टेटरशिप का काफ़ी टाइम तक रहा। रिलीजियस लीडर डूज एंड डोंट के हिसाब से, फिक्स कानून के हिसाब से एक तरह से समाज को मैनेज करते थे। फिर किंगडम थोड़ा सा रिलीजियस से इंडिपेंडेंट किंगडम रूल रहा। एक मोटा मोटा ट्रेंड है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ पर कुछ ट्रेंड हम देख पा रहे हैं। और काफ़ी सालों तक मेनली किंग्स ही रूल करते थे, वो भी एक तरह की डिक्टेटरशिप थी। उसके बाद कम्युनिज्म एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर वर्किंग क्लास को पावर देने की बात की गई, पर उसमें भी जो गवर्नमेंट्स बनी वो भी एक तरह से डिक्टेटरशिप मोड में ही काम करती थी। फिर उसके बाद ट्रेंड डेमोक्रेसी का आया और दुनिया के बहुत से देशों में इस टाइम डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट चूज़ की जाती है बाय द पीपल्स विल, लोगों की इच्छा के हिसाब से गवर्नमेंट चूज़ की जाती है। और साथ साथ गवर्नेंस के अंदर में ऐसा ऐसा रिलीजन का रोल कम होता गया, तो गवर्नमेंट सेकुलरिज्म की तरफ आई। और इसको आगे देखें तो इस टाइम जो ज़्यादा ट्रेंड है कैपिटलिस्टिक सोशियो डेमोक्रेसी, दैट मीन्स इकोनॉमिकली वो कैपिटलिस्टिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, पर साथ में सोशल कंसर्न भी वो रखती है। अगर हम इन दोनों ट्रेंड को देखें तो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसके आगे हम देखें कि अगर इसी ट्रेंड को आगे देखें तो वो नेचुरली बनता है वन नेशन अर्थ, यानी पूरी दुनिया एक देश। और वो देश कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो, सेकुलर हो, सोशलिस्टिक हो, कैपिटलिस्टिक हो। और यही हमारा सपना है। अगर ऐसा हो जाए तो पूरी दुनिया बहुत और भी बहुत खूबसूरत जगह बन जाए सबके लिए, और जो खतरे मानवता के सामने हैं वो खतरों से भी हमें छुटकारा मिल जाए। पर क्या ये पॉसिबल है? वन नेशन अर्थ, इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर उस एक नेशन के बारे में, उस नेशन की गवर्नेंस के बारे में, जिसको हम वर्ल्ड गवर्नमेंट कह सकते हैं, उस और इस पूरे सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा किया जाए, इस कंसेप्ट को ऐसे बनाया जाए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। जो रिच हैं उनको भी उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आए और जो पुअर हैं उनको भी उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आए। जो डेवलप्ड नेशन हैं और डेवलपिंग नेशन हैं दोनों को इसके अंदर में अपना बेनिफिट नज़र आए। जो मल्टीनेशनल्स हैं और वर्कर्स एंड फार्मर्स हैं दोनों को ये कंसेप्ट अच्छा लगे। लार्ज नेशंस हैं, स्मॉल नेशंस हैं, सभी को इसमें फ़ायदा नज़र आए। अगर ऐसा सॉल्यूशन बनता है तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जो आज जिनके पास पावर है, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, उनको भी इसके कंसेप्ट के अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं लगे। अगर इस तरह का कंसेप्ट डिज़ाइन होता है तो वन नेशन अर्थ बिल्कुल पॉसिबल है। और हमारी समझ ये है कि उस कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ें का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो किसी एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज उसको बहुत रजिस्ट करेंगे। कोई रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे अमीरी और गरीबी को सबको बराबर कर दे। जो देशों ने खूब तरक्की की है और जो बहुत गरीब देश हैं उन सबको एक ही लेवल पे ले आए, एकदम से एक लेवल पे ले आए। इसमें अमीर देशों को इसको कन्विंस करने में उनको बहुत मुश्किल लगेगी, उनको ऐसा कंसेप्ट पसंद नहीं आएगा। तो स्लोली जैसे एडजस्टमेंट होती है वो ठीक है, पर इमीडिएटली हम ऐसा ना कहें कि सब हम पूरे देश को, दुनिया के एक देश में सब बराबरी ले आएंगे। और ये किसी के ऊपर फोर्स ना हो, वॉलंटरली लोग इसके अंदर जुड़ें। और जो गवर्नमेंट हो वो हाईली सेंट्रलाइज ना हो। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया की पावर वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली देने का हम प्लान करें। जो अभी जो नेशन है उनके पास भी पावर रहे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी रहे, और वो थिन पावर रहे,
ये फेडरल स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, जैसे कि एक कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की अपने बहुत सारे रोल्स एंड पावर्स हैं और नेशन की अलग पावर है, उस तरह का स्ट्रक्चर है, और सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा ना हो। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी हमारे दिमाग में आया है और हमारा ही ग्रुप इसके ऊपर काम कर रहा है, ये इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। पूरी दुनिया को एक देश देखने का सपना बहुत लोगों का रहा है। इवन हजारों साल पहले किंग्स ने ऐसा सपना देखा था कि हम पूरी दुनिया को एक देश बना के उसके ऊपर रूल करें, जिसके अंदर आप नाम सुनते ही हैं, हिटलर है अलेक्जेंडर है, और भी कई नेम होंगे। पर ये जो सपना था वो इंसानियत के हिसाब से नहीं था, पूरी दुनिया की तरक्की के हिसाब से नहीं था, ये उनके पर्सनल एम्बिशन के हिसाब से था और डिक्टेटरशिप स्टाइल के हिसाब से था। तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि ये वन नेशन अर्थ का सही फॉर्म था, पर इस तरह की इच्छाएं लोगों में थी। रिसेंट हिस्ट्री में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी एक तरह का मूवमेंट इसी हिसाब से हुआ था कि पूरी दुनिया में ये आइडियोलॉजी हो और सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज एक दूसरे से कॉपरेशन में रहें, तो एक तरह से एक देश की तरह से काम करें और आइडियोलॉजी के थ्रू यूनिफिकेशन हो। पर कम्युनिज्म ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और ये हो भी नहीं पाया पूरी तरह से। कॉलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटेन की महारानी ने बहुत सारे दुनिया के हिस्से पे उन्होंने राज किया, और एक तरह से उनका भी सपना ये था कि पूरी दुनिया एक देश की तरह से उन रहे, पर वो एक कंट्री स्पेसिफिक था। अगेन वो कुछ हद तक पावर हंग्री ड्रीम कह सकते हैं, दुनिया की भलाई के लिए सिर्फ उसको नहीं कह सकते कि ऐसा उनकी मंशा थी। आज पर पिछले 100 सालों में बहुत सारे बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ में और डेमोक्रेटिक कंसेप्ट के साथ में मूवमेंट्स हुए हैं, जिसमें यही इच्छा जाहिर की गई है कि पूरी दुनिया एक देश की तरह से रहे और पूरी शांति से रहे और पूरी दुनिया की उसमें तरक्की हो। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज़न देखा था यूनिफाइड वर्ल्ड का। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक सपना देखा था, एंटी इम्पीरियलिस्टिक क्वेस्ट फॉर वन वर्ल्ड। और बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, रोसिका है जिन्होंने फेमिनिस्ट स्ट्रगल फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप के ऊपर बहुत काम किया। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर पिछले 100 सालों में बहुत काम किया है। और ये अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये रेफरेंस है ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड जस्टिस लेक्चर सीरीज़ की 25 वीडियोस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन पे इस सारे मूवमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। एक बुक हमारे सामने आई है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरेशन ऑफ अर्थ, ये डॉक्टर ग्लेन मार्टिन की है। काफ़ी सालों से इसके ऊपर इन्होंने काम किया है, 30 साल से ज़्यादा हो गए, और इसके ऊपर वो अमेंडमेंट करते भी कर रहे हैं। ये एक अच्छा बेस डॉक्यूमेंट हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। पर सिर्फ बताने का मतलब ये था कि ये इसके ऊपर बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है। आज की डेट में भी कम से कम 1000 NGOs होंगी वर्ल्ड वाइड जो इसके ऊपर सीरियसली काम कर रही हैं, इस विचार के ऊपर। और हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कई सौ कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने विचारों से लिखे जा चुके हैं कि दुनिया की गवर्नमेंट कैसे काम करे। और रशिया यूक्रेन वार ने इस भावना को और बढ़ा दिया है कि वार इस टाइम दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, तो अगर वन नेशन गवर्नमेंट हो तो ये वार नहीं होगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस टाइम बिल्कुल तैयार है, टाइम इज़ राइट नाउ कि एक सिंगल नेशन और वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ हम लोग सोचें। तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू एक प्रपोजल इसके लिए हम दे रहे हैं कि उसका वर्ल्ड गवर्नमेंट का डिज़ाइन कैसा हो और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके ब्रॉड प्रिंसिपल क्या हो, वो बताना चाह रहे हैं। एक तो ये डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, पर ऐसा लगता है कि वही बेस्ट है, पर इसके अंदर भी कुछ पिटफॉल्स हैं। उस सिस्टम्स को, अब तक के जो एक्सपेरिमेंट्स डेमोक्रेसी के डिफरेंट वर्ड्स में हैं, उनसे उनकी जो कमियां हैं उनको देखते हुए डेमोक्रेसी को और इम्प्रूव किया जाए। कुछ आइडियाज़ जैसे है कि वोटिंग जो है हर इंसान का बराबर राइट ना हो। जो आदमी ज़्यादा समझ रखते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका वेटेज ज़्यादा हो सकता है वोटिंग का। नेगेटिव वोट हो सकता है किसी कैंडिडेट के लिए कि अगर उसके बारे में लोगों को बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है। और फिर क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कैंडिडेट के लिए भी और इवन कुछ हद तक वोटर के लिए भी। सेकुलर होना तो नेचुरल लगता है कि जब सारी दुनिया की गवर्नमेंट बात हो रही है तो उसके अंदर किसी रिलीजन का रोल होना ठीक नहीं है, उसकी तभी ग्लोबल एक्सेप्टेंस होगी। और ग्लोबल गवर्नमेंट बेसिकली ह्यूमनिस्ट प्रिंसिपल पे काम करे, हर इंसान के बेसिक राइट्स और बेसिक नीड्स को पूरा करने का काम कम से कम वर्ल्ड गवर्नमेंट को के कॉन्स्टिट्यूशन में होना ही चाहिए। और जैसा पहले कह चुके हैं, कोई कंट्री स्पेसिफिक ये वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए।
ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो सबके लिए विन-विन हो, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं। और एक और चीज़ की इस तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट का डिज़ाइन हो कि वो फॉरवर्ड लुकिंग हो। पुराने ज़माने में विक्रमादित्य के टाइम में ये बहुत अच्छे-अच्छे राजाएँ हुए हैं, उनके टाइम में कि अगर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल या सोशल नॉर्म्स को हम कॉपी करने की आज कोशिश करें तो वो मोस्ट लाइकली वैलिड नहीं होगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स टोटल चेंज हो गए हैं। लोगों का बिहेवियर टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, इन सबको आज की डेट के हिसाब से हमें पर्सनल लॉ या क्रिमिनल लॉ या सोशल नॉर्म्स वो सोचने होंगे। हमें आगे के सोच के और करंट हालात को सोच के उन चीज़ों को बनाना होगा। पुरानी चीज़ों की वैलिडिटी के चांस बहुत कम है कि वो आज की डेट में वैलिड हो। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बने उसका इनिशियली क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा विचार किया। क्योंकि हम कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि थिन वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सारी की सारी पावर उसके पास हो। पर एक पावर ये जरूर होनी चाहिए कि सारे अभी जो देशों की आर्मी है वो सारी आर्मी को डिसमेंटल किया जाए, ख़त्म किया जाए, पर एकदम से नहीं किया जाए, फेस्ड मैनर में किया जाए। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है कुछ पार्ट उसमें से वर्ल्ड गवर्नमेंट रखे और बाकी आर्म्स एमिनेशन को या तो डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर नॉर्मल सिविल यूज़ के लिए उनको कन्वर्ट किया जाए। इससे क्या होगा कि जो खर्चा देश आर्म्स और आर्मी के लिए करते हैं वो खर्चा देश की डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के इम्प्रूवमेंट के लिए, पॉवर्टी दूर करने के लिए किया जा सकता है। एक क्रिमिनल लॉ आजकल सब देशों में काफ़ी सिमिलर हो चुका है। तो पूरी वर्ल्ड का अगर एक कॉमन क्रिमिनल लॉ होगा तो कोई क्राइम अगर एक जगह करता है तो उसको दूसरी जगह जाके उस पनिशमेंट से बचने की स्कोप नहीं रहेगा। ये होना बड़ा ज़रूरी है वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूल में। और टैक्सेशन भी कॉमन होना चाहिए। बहुत सारे मल्टीनेशनल जो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके बिजनेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनको इधर से उधर कई बार मैनिपुलेट करना पड़ता है डिफरेंट टैक्स लॉ की वजह से। वो अवॉइड होना चाहिए। और इसके अंदर टैक्सेशन में ऐसा सजेशन है कि जो टैक्स कंट्रीज कलेक्ट करती हैं उस टैक्स में से 1% वर्ल्ड गवर्नमेंट पे जाए, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने ऑफिस मेंटेन कर सके। और रेट ऑफ टैक्स, जैसे हमने बोला जीएसटी रेट और इनकम टैक्स रेट कॉमन रहे हर कंट्री में। एक वर्ड की पुलिस बहुत ज़रूरी है जो लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली तो नेशन का रोल रहेगा, पर कुछ केसेस में वर्ड पुलिस का रोल, स्पेशली इंटरनेशनल क्राइम्स रिलेटेड चीज़ों में उसका रोल रहेगा। क्लाइमेट मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर हो। वो ये देखे कि जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं उसके ऊपर पावर हो वर्ल्ड गवर्नमेंट की कि वो ऐसी हों जो क्लाइमेट को हार्म ना करें। इसी तरह से जेनेटिक रिसर्च को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना अगर अगर ज़रूरत पड़ती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च को भी कंट्रोल करना, वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए। और अगर हमारे अर्थ को ही बाहर से कोई थ्रेट मिलते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड का कोई टकराने का खतरा है, या एलियंस का कोई अटैक होने की बात है, या गामा रे बर्स्ट होने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है, इस तरह के जो बाहरी खतरे हैं उनको हैंडल करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होनी चाहिए। और पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स की आइडेंटिटी और उनके राइट्स को देखना वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के रोल में आना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा कि एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वर्ल्ड गवर्नमेंट की कि दुनिया में हर सिटीजन को बेसिक नीड्स जो हैं जिंदा रहने के लिए वो कम से कम हर एक को मिले। अब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बने कैसे, इसके ऊपर भी कुछ सोचा है। बहुत सारे आइडियाज़ के हो सकते हैं। एक जस्ट एक थॉट है, एक आइडिया है जो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है कि इस तरह से भी किया जा सकता है। जो डॉक्टर ग्लेन मार्टिन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स को लेके और एक इसको फर्दर रिफाइन किया जाए और एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी किया जाए। और लेट अस से 30 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरे इस कंसेप्ट को, क्यों इसकी जरूरत है वर्ल्ड गवर्नमेंट की, क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट की फीचर होगी, कैसे ये काम करेगी, क्या क्या इसके रोल होंगे, क्या रोल देश के पास होंगे, क्या इलेक्शन प्रोसेस होगा, उस सब चीज़ों की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के बनाई जाए और उसको बहुत उसकी मैसिव पब्लिसिटी की जाए, डिजिटल मार्केटिंग की जाए, उसकी वीडियो वायरल की जाए और वाइड पब्लिसिटी से टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिनेमा हॉल्स पे उसको बार बार दिखाया जाए। और उसके बाद दुनिया के 250, एक फिगर है 250, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, सबसे
रईस, सबसे अमीर 250 लोगों को इनिशियल एडॉक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाए, और इसका कुछ पीरियड हो सकता है एडॉक गवर्नमेंट का, लेट अस से 3 इयर्स। अब क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि करंट अभी जो नेशन है वो शायद इस बारे में इतना इनिशिएटिव अपने आप से लेना पसंद ना करें, और यूएनओ की भी के हाथ में भी शायद इतनी पावर नहीं है कि वो लोगों को, देशों को इस डायरेक्शन में कन्विंस कर सके। पर जो 250 अगर सबके टॉप रिचेस्ट लोग इससे कन्विंस हो गए, तो वो इस वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खर्चा भी कर सकते हैं और अपने अपने नेशन की गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो प्रेशर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत है गवर्नमेंट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिचेस्ट लोग हैं उनके बहुत सारे देशों में बिजनेस होते हैं, उनको उसके लिए वीज़ा की, करेंसी एक्सचेंज की, डिफरेंट टैक्स लॉस की बहुत इश्यूज रहते हैं, और उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में काम किया है, तो उनका माइंड ऑलरेडी ग्लोबल हो चुका है। वो एक किसी देश से ज़्यादा अटैच्ड अपने आप को नहीं लगते, उनको उनके लिए पूरी दुनिया एक तरह से उनको अपनी लगती है, तो उनका माइंड ऑलरेडी काफ़ी हद तक ग्लोबल हो ही चुका है, तो उनको ये कंसेप्ट बहुत जल्दी अपील करेगा। और एक और बात यह है कि जब इंसान की अपनी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, एक मैस्लोस लॉ है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करता है कि जब तक हमारे को लोअर लेवल की चीज़ें हमारी अधूरी रहती हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं उनको पाने में रहती हैं, पर जब वो पूरी हो जाती है तो हम उससे हायर लेवल की इच्छा के ऊपर काम करते हैं, वो पूरी हो जाती है तो उससे हायर लेवल की इच्छा पे काम करते हैं। तो ऐसे करते करते एक लेवल ये आ जाता है कि इंसान की अपनी रिलेटेड सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब वो समाज की ज़रूरतों की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो इतने रईस लोग हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, और अब वो समाज के और दुनिया के और इंसानियत के बारे में चिंता करते हैं, और उनको अगर ये पावर दी जाए तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छी तरह चला सकते हैं, अच्छी इंटेंशन रख सकते हैं। इन 250 लोगों को तो साथ में कहा जाए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का जो इनिशियल खर्चा है, उसके लिए आप अपनी वेल्थ का सम अमाउंट, लेटर से 1% कंट्रीब्यूट करें, और इससे वर्ल्ड हर डिस्ट्रिक्ट में, लेटर से 250 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक एमपी होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, वो उस डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटीज़ को देखेगा, और उसके साथ में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोसेसेस डेवलप करना होगा, वर्ल्ड पुलिस बनानी होगी। इन सब के लिए जो खर्चा है उस 1% कंट्रीब्यूशन से वो सारा बनाया जाए, और उन सबको स्टेबलाइज किया जाए। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 3 साल में ये सब चीज़ स्ट्रीमलाइन की जा सकती है, और 3 साल के बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन करे जाएं, और उसके बाद से प्रॉपरली इलेक्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरे दुनिया को एक देश की तरह से चलाए। तो ये हमारा प्रपोज एक्शन प्लान है, ये वन ऑफ द एक्शन प्लान है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे और लोगों ने भी अपने अपने विचार दिए हैं। अभी ये ग्रुप इसके ऊपर काम करेगा, और जो फाइनल डिज़ाइन और एक्शन प्लान सबके कंसेंसस से निकल के आएगा, उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू। लेट अस होप दैट लेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल थ्रू यूनिटी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9650992651, और अगर आप भी इस ग्रुप से और इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तब भी आप मुझको कॉन्टैक्ट कर